और क्या हो रहा है? अरे हसन परमिशन क्यों मांग रहा है? ये तो बोरिंग का। बैच 2 मिनट रुको तो आज इसमें ठीक है। तो चलो, तो लास्ट क्लास में मगर एक चीज है रे, लास्ट क्लास में क्योंकि तुम लोगों को आज अभी अगर तुम लोगों ने खोल के देखा होगा तो मैं एक नया चीज शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मुझे ये जब मैंने अभी बनाया तो मुझे ये टॉपिक वाइज से ज्यादा बेटर लगा, ठीक है। कि हर क्लास के बाद अगर मैं ये चीज तुम लोग को दूंगा तो क्योंकि टॉपिक वाइज क्या होता है कि मैं बाद में देता हूँ और तब तक बेसिक और वो चीज खत्म हो जाता है। तो इस टाइप ये वाला सीट, ठीक है। दो मिनट रुको। हाँ, कुछ आज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जो मैं देख रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कॉपी ऊपर ना तो ये आ रहा है ना तो इमेज का कुछ आ रहा है, पता नहीं। 2 मिनट रुको। मैं 2 मिनट रुको। हाँ, मैं इससे गुड नोट्स को दोबारा खोलता हूँ। नहीं, आज कुछ प्रॉब्लम है इसमें। यार समय ऐड न्यू पेज आएगा। चलो ठीक है, आज वो छोड़ो। हाँ, मैंने कुछ टॉप अप प्रॉब्लम वाला कुछ भेजा था तुम लोगों को, जैसे ठीक है। फोटोज में तो आया हुआ है वो चीज मेरे पास, फोटोज में भी नहीं आ रहा है ये वाला। हाँ, तो ये वाला मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि इसमें क्या है कि जो चीज जैसे आज जो चीज मैं पढ़ाऊंगा उसी के कुछ 4-5 सम्स अगर हर टॉपिक का दे दूंगा तो उससे फायदा ये होगा कि टॉपिक वाइज की तरह है मगर ये फ्रेश है। हाँ, जो पढ़ा रहा हूँ उसी का दूंगा। तो कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि यही देने का। हाँ, चलो ठीक, आ गया आ गया। तो कोशिश करता हूँ कि अब से मैं तुम्हें टॉपिक वाइज नहीं देके ये दूंगा, क्योंकि टॉपिक वाइज में एक प्रॉब्लम है कि टॉपिक वाइज मैं लास्ट में देता था, ठीक है। तो और इसमें ये ज्यादा बेटर है। हाँ, लास्ट में इसमें हो सकता है एक मिक्सचर ऑफ सम्स वाला दे दूं, ठीक है, वो बात अलग है। मगर अब से मैं तुम लोग को टॉपिक वाइज नहीं दूंगा, टॉप अप प्रॉब्लम्स दूंगा उस क्लास का। तो ये क्लास का एक तरीके का एक्सटेंशन है, तुम ये मान के चल सकते हो। हाँ, कि जो थ्योरी मैंने पढ़ाया, क्योंकि हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हर एक के बाद मैं तुम्हें टाइम दूं। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में ये थ्योरी दिया तो तुम्हें ये सम्स मिल जाएगा। तो जस्ट रिलेटेड सम्स होगा, ये बहुत ज्यादा टफर पैटर्न में मैं नहीं दूंगा, ताकि बस तुम ये देखो कि बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है नहीं, फिर डीपीपी जब करोगे तो उसमें से टफर कॉन्सेप्ट भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे। सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ ठीक है, चलो तो आगे चलता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नंबर ऑफ वेज in which 7220 can be written as product of two factors। तो यहां पे मैंने चीजों को खत्म किया था। हम
आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा सर। सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, 2 मिनट को, मैं कट गया था, सॉरी। दोबारा लेके आता हूँ उस चीज को, ये। हाँ, तो क्वेश्चन मेरा था 7200, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन था, लास्ट क्लास जो करवाया था, 2 to the power 5, 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। हाँ, कुछ फैक्ट्स मैंने ऐसे करके दिए हुए हैं, अगर आज तुम लोगों ने उल्टा के देखा है वो टॉपअप में, याद रखना अच्छा बात है, ठीक है, कोई खराब बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि याद रखोगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा। हाँ, आता कहां से है, वो एग्जैक्टली लॉजिक वही आता है कि अगर तुम इसका कोई भी फैक्ट, इसे अगर तुम जब ब्रेक करते हो, वो था तुम्हारे पास 2 to the power a1, 3 to the power a2, 5 to the power a3। क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या था, वो मैंने ऊपर लिखा था मगर कट गया था, क्वेश्चन ये था, नंबर ऑफ वेज इन विच, इसे काट देता हूँ, नंबर ऑफ वेज इन विच 7200 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। मैंने उस दिन डिवाइडेड बाय 2 नहीं किया था रे, डिवाइड बाय 2 क्यों करना है मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ अभी। हाँ, तो सपोज ये क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुम लोग ये लिखने का टाइम मैं दूंगा, अभी कंसंट्रेट करके देखो। हाँ, जस्ट वेट अ मिनट। इनटू 2 to the power a2, इसे b1 ले लेता हूँ, ये ज्यादा अच्छा है, इसे c1 ले लेता हूँ, 3 to the power b2, 5 to the power c2। तो कंपेयर करोगे तो a1 प्लस a2 का वैल्यू क्या आएगा 5, b1 प्लस b2 का वैल्यू क्या आएगा 2 और c1 प्लस c2 का वैल्यू 2 होगा। लास्ट क्लास में भी यही किया था, मगर मेरा कहना है कि अब हम ये नहीं करेंगे, अगर हम डायरेक्टली फॉर्मुला लगाएं, क्योंकि फॉर्मुला भी यही था, अल्फा प्लस 1। लास्ट क्लास अगर तुम उल्टा के अगर देखोगे तो वो 6 into 3 into 3 था। तो मगर फॉर्मूला में 2 चीज दिया हुआ है, क्या क्या, अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और अगर n परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो कैसे पता चलेगा कि कोई n, जब तुम्हें अगर तुम किसी का प्राइम फैक्टराइजेशन देख के कैसे पता लगाओगे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, कोई मुझे बोलेगा ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? सेम नंबर पेयर में हो, इसका परफेक्ट स्क्वायर तो पेयर में हो, मतलब तुम ये बोल सकते हो कि अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा के ऑल दिस नंबर्स आर इवन होना पड़ेगा। यस सर। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि p1 टू द पावर अल्फा, p2 टू द पावर अल्फा 2 और pk टू द पावर अल्फा के होल टू द पावर 1/2 जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होना पड़ेगा, नहीं क्या? इसका मतलब है कि अगर 1/2 तुम सबके साथ ले आओगे तो ये अल्फा 1/2, p2 अल्फा 2/2 और pk अल्फा के डिवाइडेड बाय 2 एक नेचुरल नंबर हो। और ये कब नेचुरल नंबर होगा? ये नेचुरल नंबर तब होगा जब ये सब 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए। और ये तभी होगा जब अल्फा 1 अल्फा के जो होगा वो तुम्हारे पास एक सब इवन नंबर हो। तो अब मुझे बोलो, वो तो तुम्हें देख के ही पता चल रहा है, ये वाला परफेक्ट स्क्वायर होगा या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा?
नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो तब तो ऊपर वाला आंसर डायरेक्टली आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तुम्हारे पास 5 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 3 + 1। ये लास्ट क्लास में भी मिला था, मगर डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो डिवाइडेड बाय 2 क्यों होता है? क्या रीजन है कि डिवाइडेड बाय 2 हुआ? अब मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? तो ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पे वो डिवाइडेड बाय 2 क्यों हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, जब तुम 12 को ब्रेक करते हो, तो 12 को जब तुम ब्रेक करते हो तो 1 इंटू 12 लिखते हो और 12 इंटू 1 लिखते हो। मगर जब तुम ब्रेक करते हो तो ये दोनों ब्रेक क्या है? जब तुम इसे 2 इंटू 6 और 6 इंटू 2 लिखते हो तो तुमने यहाँ पे दो अलग अलग चीज लिया हुआ है। यहाँ पे क्योंकि जब तुम A1 + A2 कर रहे हो तो इसमें दो अलग अलग केस आ रहे हैं। एक बार ये केस आ रहा है कि जब यहाँ पे ये 1 2 है, और एक बार ये केस आ रहा है जब ये 2 है और ये 1 है। मगर काउंटिंग में जब तुम करोगे तो इसे 2 बार काउंटिंग, इसे 4 बार काउंट करोगे या एक बार काउंट करोगे? एक बार। एक ही बार काउंट करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हें बस कह रहा है कि कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हो। तो 1 इंटू 12 बोलो या 12 इंटू 1, कॉम्पिटेटिव है। वैसे ही अगर तुम 3 इंटू 4 करते हो तो 4 इंटू 3। तो इसलिए आंसर जो होगा वो टोटल कितना होगा? टोटल तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6, मगर 2 2 का पेयर है, इसलिए किससे डिवाइड कर रहे हो? 2। तो इसलिए अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज ऑफ फैक्टर आउट जो होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा तुम्हारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। मगर यही अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो सर क्या अंतर है, बताता हूं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो सपोज 16, तो तुम 1 इंटू 16 लिखोगे, 16 इंटू 1 दो बार काउंट कर रहे हो उसको। 2 इंटू 8 8 इंटू 2 दो बार काउंट कर रहे हो। मगर एक प्रॉब्लम है, 4 इंटू 4 को केवल कितने बार काउंट कर रहे हो? एक बार। 4 इंटू 4 तो दो बार नहीं आएगा ना, 4 इंटू 4 तो एक ही बार आएगा, क्योंकि ये तो 4 इंटू 4 ही है। क्योंकि यहाँ पे तो तुम्हें ये अलग अलग इसलिए मिला क्योंकि इनके अलग अलग वैल्यू है। और अब तुम देखो क्या ये डिवाइडेड बाय 2 होगा? नो सर। नहीं होगा ना। तो डिवाइडेड बाय 2 के लिए एक काम करता हूं, एक डम्मी 4/4 ले आता हूं। एक डम्मी 4/4 ले आता हूं। तो अभी यहाँ पे अगर मैं इस डम्मी को नहीं छोड़ूं तो टोटल कितना है अभी इसमें? 1 2 3 4 5, मगर इंक्लूडिंग डम्मी कितना हो गया? 6। टोटल इंक्लूडिंग डमी। डमी तुम एक लेके आ गए तो कितना डमी लेके आए? एक। तो 5 + 1। तुम भी बोलोगे सर क्या बेकार चीज बोलते हो, मुझे भी मालूम है। ठीक है, अगर पता है तो देखो यहाँ पे कुछ किया हुआ है, ध्यान से देखो। अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या किया है देखो तो ध्यान से। दिख रहा है? विजिबल है? यस यस सर। सर। ये +1 क्यों आ रहा है, समझ में आया? हाँ सर। क्योंकि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो एक बार m इंटू, जब भी तुम्हें m इंटू n मिलेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें n इंटू m मिलेगा। मगर एक टाइम में तुम्हें k इंटू k मिल रहा होगा, मगर k इंटू k केवल एक बार काउंट हो रहा होगा। ये +1 क्या बोलता है? और एक डमी k इंटू k ले आते हो ताकि अब काउंट करना आसान हो जाए, डिवाइडेड बाय 2 कर पाओगे। तो इसीलिए, ठीक है, तो इसे लिखने का जरूरत नहीं है, बस मैं ये बताने के लिए, क्योंकि ये मुझे किसी ने व्हाट्सएप में पूछा था सर ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं बताने के लिए। ठीक है, तो इसे अभी लिखने का जरूरत नहीं है। अब हम दोबारा सम में चलते हैं। हम लास्ट क्लास में जहां थे वहीं से मैं चीजों को शुरू करता हूं। और लास्ट क्लास में मैं जो था, मुझे जो याद है, हम थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। इन हाउ मैनी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन तो करवा दिया था, सिलेक्शन था। Selection of identical objects. In how many ways we can select 2 mangoes and 3 oranges from 10 identical mangoes and 5 identical oranges. सम लिख लोगे? एक बार लिखना है तो लिखो। Selection of identical objects.
आगे चलूं? यस सर। अब मुझे तुम ये बोलो सॉल्यूशन कि 10 आइडेंटिकल मैंगो से दो मैंगो कितने तरीके से उठा सकते हो? 10C2. In how many ways 2 mangoes can be selected from, मैं ये सम को भी हटा रहा हूं, हाँ तुम लोग को समझाने के लिए एक छोटा सम ले रहा हूं, 4 different mangoes, तुम्हारे पास 4 डिफरेंट मैंगोज हैं, एक छोटा वाला, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा और एक उससे बड़ा, तो ये तुम ले सकते हो 4C2, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इन हाउ मेनी वेज 2 mangoes can be selected from 4 identical mangoes? अब 4 आइडेंटिकल मैंगोज हैं, क्या यहाँ पे अब मायने रख रहा है कि तुमने कौन सा मैंगो सेलेक्ट किया? नहीं सर। यहाँ पे मायने रख रहा था, यहाँ पे मायने रख रहा था, इसलिए तुमने 4C2 बोला। यहाँ पे केवल क्वांटिटी मायने रख रहा है कि तुम्हें 2 मैंगो उठाना है, तो बोलो कितने तरीके से? क्या आंसर वन वे नहीं होगा? पहले समझो रे, प्लीज पहले इस चीज को समझो, क्योंकि चारों मैंगो आइडेंटिकल हैं, तो क्या कौन सा मैंगो उठाया ये मायने रख रहा है? हाँ या ना? केवल यही मायने रख रहा है कि तुम कितना मैंगो उठा रहे हो। तो 4 आइडेंटिकल्स में से जब तुम 2 मैंगो उठाओगे तो वो एक ही तरीके से उठा सकते हो, कोई भी 2 उठा लो, मगर यहाँ पे क्यों 4C2 हुआ तब? डिफरेंट Distinguish. क्योंकि यहाँ पे ये मायने रख रहा है कि तुम कौन सा मैंगो उठा रहे हो। तो अब मुझे बोलो तब आंसर क्या आएगा इसका? इन हाउ मेनी वेज वी कैन सेलेक्ट, ये सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन, ये तो जस्ट थ्योरी है, तो मुझे बोलो 2 मैंगो आउट ऑफ 10 आइडेंटिकल कितने तरीके से उठा सकते हो? वी कैन पिक, One way. वी कैन पिक, एक इवेंट ए है कि 2 मैंगोज फ्रॉम 10 आइडेंटिकल मैंगोज, तो क्या कोई कुछ कह रहा था मुझे कितने तरीके से? One way. वन वे। और बी 3 ऑरेंजेस फ्रॉम 10 आइडेंटिकल ऑरेंजेस, क्या होगा रे? 3. One way. ये भी तो वन वे ही होगा ना रे, क्योंकि सब ऑरेंजेस आइडेंटिकल हैं। तो आंसर क्या होगा तब? ए और बी दोनों ही होना पड़ेगा या दोनों में से कोई एक होना पड़ेगा? दोनों होना पड़ेगा। क्वेश्चन तो एंड कह रहा है दोनों ही, तो 1 into 1 इज इक्वल टू कितने तरीके से? बोलो 1। मतलब तो मान के चलो ना, कि ये मान के चलो कि तुम्हारे डाइनिंग टेबल में जो मैंगो रहता है वो आइडेंटिकल, या ऑरेंजेस जो अभी ऑरेंजेस अगर रखा हुआ है तो आइडेंटिकल है। मम्मी जब तुम्हें बोलती है कि एक ऑरेंज उठा लो, तो जाके तो कोई भी ऑरेंज उठा लेते हो ना, उठाते हो या नहीं? या हम घर में जो आलू देते हैं, जब हम आलू से कुछ सामान बनाते हैं, प्याज से सब सामान बनाते हैं, तो सब प्याज को हम आइडेंटिकल लेते हैं। मम्मी जब बोलती है कि फ्रिज से 5 प्याज लेके आ जाओ, तो क्या प्याज अलग तरीके से लेते हो या कोई भी 5 प्याज लेके जाके दे देते हो? कोई भी 5, क्योंकि हम मान के चलते हैं सब प्याज आइडेंटिकल है, हम मान के चलते हैं वहां पे, तो इसलिए वो एक ही तरीके से हो सकता है। तुम कोई भी प्याज उठा के लेके चले जाओ। तो ये भी वही है, किसी को लिखना है तो लिख लो सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। हाँ, थ्योरेटिकल मैंने फिर से कहा था, हाँ, कि लास्ट क्लास एल्गोरिथम बेस है, आज का क्लास भी स्टार्टिंग में एल्गोरिथम बेस ही है, मगर थोड़ा सा टिपिकल एल्गोरिथम बेस हो सकता है। हाँ, तो थोड़ा सा तुम्हें कंसंट्रेट करना पड़ सकता है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ सकता है, दोगे तो बेटर है, ठीक है। आज ऑलमोस्ट थ्योरी खत्म कर दूंगा इसका। कमिंग मंडे से ऑफलाइन क्लास होगा, मगर परमुटेशन शुरू नहीं करूंगा। हाँ, परमुटेशन का और जो 2 चीज है वो मैं YouTube में अपलोड कर दूंगा। ऑलमोस्ट आज थ्योरी खत्म हो जाएगा, पास्ट ईयर के सम्स तुम कर पाओगे एक्सेप्ट बाइनोमियल के सम्स को छोड़ के, ठीक है। मगर जो टिपिकल कुछ सम्स बाकी रहते हैं मैं उसका बात कह रहा हूं। मगर क्योंकि मैं एक नया टॉपिक शुरू करना चाहता हूं, ध्यान से सुनो,
नेक्स्ट क्लास, ध्यान थोड़ा, ठीक है, पहले लिखना है तो इसे लिख लो, फिर मैं जाता हूँ। हाँ, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ लिखने के लिए। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो अभी मुझे, हाँ, जब मैं तुम्हें बोलूंगा तो। नेक्स्ट क्लास, मैं चीजों को ऑफलाइन कर रहा हूं, एक्सेप्ट डीपीपी। तुम्हें और कोई भी असाइनमेंट सीट ऑनलाइन नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट डीपीपी, और कोई भी सीट तुम्हें ऑनलाइन नहीं मिलेगा, वो तुम्हें मेरे इंस्टीट्यूट से कलेक्ट करना होगा, भले तुम क्लास कर रहे हो या क्लास नहीं कर रहे हो। Sir, this Monday. कमिंग मंडे। सर क्या शुरू करेंगे? कॉनिक सेक्शन, मतलब मैं एक ऐसा टॉपिक शुरू करना चाहता हूं जो फॉर्मूला ओरिएंटेड है। आया समझ में? मतलब देखो, इस क्लास में 2 टाइप के बंदे बैठे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं और जो लोग ऑफलाइन से मेहनत करना शुरू करेंगे। कॉनिक सेक्शन में क्या होता है कि तुम देखोगे कि एक लाइन दे दूंगा, y इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस सी, और कहूंगा कि तुम पास्ट ईयर जब उल्टा के देखोगे, ठीक है, तो कई बार देखोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में ये टेंजेंट है, कंडीशन निकालो, तो c इक्वल टू a बाय m में पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कॉनिक सेक्शन रिलेटिवली इजियर टॉपिक है। हाँ, तो मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि पहली बार जब तुम आओ तो, जैसे बाइनोमियल भी मैं शुरू कर सकता हूं, मगर बाइनोमियल इजियर टॉपिक नहीं है रिलेटिवली अगर तुम बात करोगे तो, ठीक है। कोई कॉनिक सेक्शन ऐसा टॉपिक है कि तुम पास्ट ईयर तुम देखोगे कि 3 क्लास के बाद ही तुम पास्ट ईयर के सम्स बना पा रहे हो, या 2 क्लास के बाद ही हो पाएगा अगर, ठीक है, थोड़ा बोर्ड को रिवाइज करवा दूंगा अगर फर्स्ट क्लास में, तो इसलिए तो 3 क्लास बोल रहा हूं मैं, वरना अगर एंट्रेंस शुरू करूं तो 2 क्लास के बाद ही होगा। तो मैं कह रहा हूं, हाँ ध्यान से सुनो, हाँ, बैचेस का नाम अब होगा X1, X2 और X3। ये मैं, क्योंकि मैंने तुम लोगों से सेकंड इंस्टॉलमेंट जब लिया था तो मैंने ऑनलाइन क्लास का बात बोला था कि मैं ऑनलाइन क्लास भी अभी दूंगा, तो इसलिए मैं इसे ऑनलाइन को नहीं हटाऊंगा। हाँ, X1, X2, X3 ये जनवरी, फरवरी और मार्च तक का क्लास होगा, ठीक है। X3 नाम का नॉर्मली कोई बैच नहीं होगा, ये बस अभी ऑनलाइन के लिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, X1 जो तुम लोग का बैच का टाइमिंग है मंडे 6:30 to 8:30, थर्सडे 4 to 6, और ये ऑफलाइन होगा। X2 ट्यूसडे 6:30 to 8:30, फ्राइडे 6:30 to 8:30, ये ऑफलाइन होगा। और इन दोनों में वो स्टूडेंट्स, दोज हु विल नॉट कम टू माय इंस्टीट्यूट, मैं जब क्लास में पढ़ाऊंगा तो मैं वहां पे कैमरा लगा के नहीं करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा पढ़ाने में। उनके लिए सेम टॉपिक में ऑनलाइन बैच X3, तो X3 में रख रहा हूं जिस दिन मेरा कोई क्लास नहीं है अभी, वेडनेसडे। अब इसमें ये अगर तुम बोलोगे कि नहीं सर, वेडनेसडे और सैटरडे 4 to 6, सैटरडे 6:30 to 8:30 रखता हूं, मैं थोड़ा रिलैक्स हूंगा। वेडनेसडे 6:30 to 8:30, सैटरडे 6:30 to 8:30, ठीक है। तो ये एक ऑनलाइन क्लास के लिए जो लोग नहीं आएंगे, ठीक है। सेम टॉपिक को मैं यहाँ पे करवा दूंगा, जैसे कमिंग मंडे यहाँ पे कॉनिक सेक्शन कराऊंगा, यहाँ पे भी कॉनिक कराऊंगा, तो यहाँ पे भी कॉनिक कराऊंगा, ठीक है। तो इससे फायदा ये होगा कि मंडे ट्यूसडे भी क्लास हो गया, वेडनेसडे भी मेरा एक क्लास हो गया, मेरे लिए बेटर हो जाएगा। इसमें अगर स्टूडेंट्स आएंगे तभी क्लास होगा, मगर अगर स्टूडेंट्स आना बंद कर देंगे तो फिर ये क्लास भी मैं बंद कर दूंगा, अगर सब यहाँ पे आ रहे हैं तो वो तुम्हें देखना है कि तुम क्या करोगे। नेक्स्ट मंडे से मैं कॉनिक सेक्शन शुरू करूंगा, कॉनिक सेक्शन और परमुटेशन कॉम्बिनेशन आज मैक्सिमम लेवल तक खत्म कर दूंगा, नहीं तो उसे फिर वीडियो में अपलोड कर दूंगा, या हो सकता है कॉनिक कराने के बाद फिर से उसमें करवा दूं। हाँ, बस एक नया टॉपिक शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई अभी मेहनत नहीं कर रहा है। कॉनिक सेक्शन थोड़ा सा पढ़ के आओगे तो अच्छा है बोर्ड लेवल का, नहीं तो वो भी मैं रिवाइज करवा दूंगा। तो ये है, किसी को कुछ पूछना है? मगर ये वाला चीज हर समय कंटिन्यू नहीं होगा।
मगर ये वाले स्टूडेंट्स को भी असाइनमेंट सीट के लिए मेरे इंस्टीट्यूट में कलेक्ट करना होगा। असाइनमेंट सीट मेरे इंस्टीट्यूट से कलेक्ट होगा, ठीक है। क्लास तुम जैसे भी करो, यू हैव टू कम टू माय इंस्टीट्यूट एंड कलेक्ट द असाइनमेंट सीट्स, ठीक है। तो ये वाला है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, मतलब नॉर्मल क्लासेस शुरू हो रहा है। अच्छा, अब ये वाला बात कि अगर मैं यहाँ पे नहीं आके सर जनवरी फरवरी मार्च में यहाँ पे आऊं, तो क्या आप मुझे सेकंड कैटेगरी में देखोगे? एकदम नहीं देखूंगा रे, ठीक है। वो नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। हाँ सर। हाँ ठीक है, एकदम नहीं, हाँ एकदम नहीं। हाँ वो सब छोटी मोटी चीजें से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि मेरा कमिटमेंट था कि मैं तुम्हें 11th ऑनलाइन भी करवाऊंगा, तो मैं ऑनलाइन भी करा रहा हूँ। बस यही एक है कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही एक लाइव क्लास लेना चाहूंगा, ताकि जो लोग नहीं आ रहे हैं उन्हें भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो। वीडियो क्लासिंग में मेरे ख्यालों में वो नहीं, तो मुझे टाइम लग जाएगा उसमें एडजस्ट होने में, मैं इसमें एडजस्ट हो चुका हूँ। तो तुम बोलोगे सर फिर आप असाइनमेंट सीट में ये काम क्यों कर रहे हो? मतलब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इंस्टीट्यूट में आओ, और सेकंड बात क्या है ना कि मैं टॉपिक मतलब पूरा एक बेटर असाइनमेंट सीट तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ। जरा कॉपीराइट का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सब सम्स मेरे नहीं होते हैं, सब मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल से उठाता हूँ। तो ऑनलाइन में भेजने के बाद मुझे हर समय एक शक भी होता है कि अरे बाप रे, अब कॉपीराइट का प्रॉब्लम है, कल कोई अगर मुझे बोल दे कि क्यों सर आप इस इंस्टीट्यूट का सम लगा रहे हो वहां पे। हालांकि कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट उसी को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देता है, चाहे तुम जिसका भी मटेरियल उल्टा के देखो। हाँ ठीक है, एक्सेप्ट फिजी के पास कुछ अलग अलग फिजी का कुछ अलग होता है मटेरियल, वरना बाकी सबका मटेरियल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ही है, ठीक है, क्वेश्चंस का। अब उसका रीजन है कि वो दिल्ली का इंस्टीट्यूट है, तो उसका थोड़ा अलग होता है। आरएसएम में मगर फिर से वही है, पीएनसी मिलता है। हाँ उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसका क्वेश्चन नंबर 10 होता है, उसका 10 वहां पे 15 हो जाता है, और रेड बॉल जो होता है वो ग्रीन बॉल बन जाता है। तो इसीलिए असाइनमेंट तुम्हें इंस्टीट्यूट में लेना होगा, ताकि मैं भी बिंदास होकर असाइनमेंट अच्छे तरीके से तुम्हें दे पाऊँ, ठीक है। तब मुझे कोई उस चीज का ज्यादा चिंता नहीं होता है। तो ये एज अ होल है, देख लो। तब भी तुम लोग मुझे एक बार मैसेज, जरूरत नहीं है मैसेज करने का, मैं देखता हूँ ये X1 में, ठीक है। आएंगे नहीं ज्यादा बंदे, मुझे मालूम है आज 23 स्टूडेंट्स है, तो इसमें से मैं मानता हूँ कि और 5-6 स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, तो मुश्किल से और 18 स्टूडेंट के आसपास आएंगे। मेरे पास 30 का कैपेसिटी है, मतलब मैक्सिमम मैं 32 को बिठा सकता हूँ। 30 का कैपेसिटी है, उतने तो आने वाले नहीं है मुझे लग रहा है। तो ये है, मगर ऑनलाइन भी अभी मैं देते रहूंगा, ठीक है। तो इसलिए बाद उसके बाद देख लेना। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सर सकते हो, ना मैं अभी पढ़ाते जाऊंगा तब भी पूछ सकते हो। हाँ पूछो जो सर पूछना है। सर X1 होकर हम लोग का X2 के बैच में आ सकते हैं क्या, टाइमिंग ऑफलाइन? अगर 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 मेरे पास X2 में मेरे पास वो उतने स्टूडेंट्स नहीं है ना, क्या बोलते हैं, 30 स्टूडेंट्स नहीं होगे तो आराम से आ सकते हो, समझ में आया? हाँ सर। मतलब 30 से ज्यादा होने से प्रॉब्लम हो जाएगा, मगर मुझे लगता नहीं है कि अभी 30 से ज्यादा होगा, ये भी तुम्हें मैं बोल दूं। हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे जो पता है बाकी क्लासेस भी वही बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स कम आते हैं, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में रिलेटिवली कम आते हैं तो मैथ्स में और कम आएंगे, क्योंकि मैथ्स तो सोचने वाला टॉपिक हो जाता है। इसमें तो तुम आके फिर हाईलाइटर लेके फायदा नहीं है कि हाईलाइट करते रहोगे किताब को, हर समय तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ और किसी को पूछना तो अभी भी पूछ सकते हो, कुछ डाउट होने से मुझे फोन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। फिर अब मैं आगे चल रहा हूँ। तो ये क्या था, सिलेक्शन, ठीक है। तो अगर मेरे पास, अब मैं अपने लोकल लैंग्वेज में लिख रहा हूं कि मेरे पास सपोज 7 आइडेंटिकल रेड बॉल्स हैं और 5 डिफरेंट ग्रीन बॉल्स हैं। I want to select 3 red and 3 green balls, या 2 ग्रीन बॉल्स कर देता हूं। नंबर ऑफ वेज कितना होगा? नंबर ऑफ वेज
तो तुम्हारे पास 7 आइडेंटिकल रेड बॉल हैं, प्लस तुम्हारे, सॉरी प्लस तो नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन है, और तुम्हारे पास 5 डिफरेंट ग्रीन बॉल, डिफरेंट ग्रीन बॉल्स। हाँ, यहां से तुम 3 रेड बॉल कितने तरीके से उठा सकते हो? One way. One way. We can select 3 red balls one way, और यहां से मैं 2 ग्रीन बॉल्स कितने तरीके से उठा सकता हूँ? 5C2. 5C2. आ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि कुछ लोगों ने आंसर दिया। सेलेक्ट 2 ग्रीन बॉल्स, मगर डिफरेंट है, तब तो ये तो अपना बोर्ड लेवल वाला हो गया ना, ये तो कंपनी तो याद रखो, एनसीआर वर्ड तब यूज होता है जब चीजें डिस्टिंक्ट होता है। तो ये हो जाएगा 5C2, इसलिए आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बोलोगे? 1 into क्या? 5C2। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ये संडे में एक ऑनलाइन टेस्ट लूंगा, नॉर्मली जो लेता हूँ पब्लिक टेस्ट लूंगा, ठीक है, प्राइवेट टेस्ट नहीं होगा वो। रात इवनिंग 5 या 6 बजे से मैं ओपन कर दूंगा, रात के 10 बजे तक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। हाँ, तो तुम लोगों में से कुछ लोग मुझे डाउट भेज रहे हो, मैं नहीं सॉल्यूशन भेज रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ उसका, ठीक है। मैं मतलब मेरा क्लास 12th का मैं केवल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ, मतलब रिकॉर्डिंग मतलब क्या, रिकॉर्डिंग ही नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग के लिए मुझे उससे पहले मटेरियल बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाला क्लासेस में वैसा क्लास नहीं होता है कि जो नॉर्मल मटेरियल मेरे पास है मैं उससे करवा दूं। तो पहले मुझे सेलेक्ट करना होता है कि क्या क्या सम करूंगा, फिर रिकॉर्डिंग होता है, तो इसलिए, ठीक है। और आज रात का एक लास्ट रिकॉर्डिंग होगा मेरा, उसके बाद एटलीस्ट ऑलमोस्ट उनका टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो वो रिकॉर्डिंग एक बार मैं खत्म कर लेता हूँ, फिर जो डाउट है, और डाउट कल एक क्लास लेने का बात मैंने किया था, मगर कल मेरा एडमिशन सेशन चल रहा था तो काफी लेट हो गया। मैं आज तो नहीं, आज मेरा क्लास 12th का डाउट क्लियरिंग है, कल तुम लोग का एक डाउट क्लियरिंग क्लास ले लूंगा मैं। हाँ, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कल रात के 10 बजे। चलो, लिखना है तो लिख लो, मैं 2 मिनट रुको कुछ समझो। तो खूब मेहनत करेंगे हम लोग। चलो, ऑफलाइन शुरू होता है चीजें। हाँ, आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, समझो। हाँ, क्योंकि बाद में मैं इसे मिलाऊंगा। इफ देयर आर 4 identical mangoes, in how many ways you can select the mango? तो चलो, तुम्हारे पास 4 आइडेंटिकल मैंगोज हैं, 4 आइडेंटिकल मैंगोज हैं सब। अगर आइडेंटिकल है तो सबको मैं एम ही दे रहा हूं, तो बोलो तुम्हारा सिलेक्शन क्या क्या जा सकता है? तुम एक मैंगो को सिलेक्ट कर सकते हो कितने तरीके से? इन One way. 4 आइडेंटिकल मैंगो है, उसमें से तुम एक मैंगो सेलेक्ट करो, इन कितने वेज? बोलो। 1 वेज। तुम 2 सेलेक्ट कर सकते हो कितने तरीके से? 1 way. वो भी 1 वे होगा। तुम 3 सेलेक्ट कर सकते हो कितने तरीके से? 1 way. और तुम 4 सेलेक्ट कर सकते हो कितने तरीके से? 1 way. 1 वे। तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी हो गया? आप बोलो सर, इसे मल्टीप्लाई या एडिशन? तो ये इवेंट E1 और इवेंट E2 और इवेंट E3 और इवेंट E4 एक साथ हो सकते हैं, इनमें से कोई एक होगा? कोई एक। तो इसलिए जो आंसर होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ऐड या क्या? Add. तो एडिशन एफपीसी लगेगा। तो एडिशन एफपीसी अगर लगेगा तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 4। तुम बोलोगे सर रियल लाइफ में भी तो वही है, 4 मैंगो तुम्हारे डाइनिंग टेबल में रखा हुआ है, तो तुम जाके सेलेक्ट करोगे तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो?
तुम एक उठा के खा सकते हो, तुम 2 खा सकते हो, तुम 3 खा सकते हो, तुम चारों के चारों खा सकते हो। तो कॉन्सेप्ट को समझो रे, मैं फिर से कह रहा हूं, बड़ा बेसिक टाइप का कॉन्सेप्ट है, बस अंतर क्या हो गया, चीज आइडेंटिकल हो गया है। तो डिस्टिंक्ट होने से क्या होता है, आइडेंटिकल होने से क्या होता है, उस चीज को, ये सब फैक्ट्स को याद रखना है, ठीक है। लिखना है तो लिख लो, फिर उसके बाद चलेंगे। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम लोगों में से कुछ लोगों को आने में हो सकता है कि क्लास में डर लगेगा कि सर, खासकर मैं कुछ लोग वीडियोस भी देखते हैं, हाँ, बस मैं तुम लोग को ये बात नहीं कह रहा हूँ, जो वीडियोस देखते हैं उनका भी ये बात कह रहा हूँ कि खासकर वो स्टूडेंट का जिन लोगों ने अभी तक मेहनत थोड़ा कम किया है, और ये हुआ है रे, मैं जान रहा हूँ, ये 90% के साथ हो सकता है हुआ है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर का कहना है कि ऑनलाइन क्लास होने के कारण स्टूडेंट्स का नुकसान कोविड से ज्यादा हो रहा है। ये मेरा नहीं कहना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहां पे जब बंदा अंदर एंट्री करता है तो वो एंट्री करता है जब उसके पूरे ईयर में ऑलमोस्ट उसका एक पंक्चुअलिटी से जब वो बंदा पढ़ता है, वरना ऑक्सफोर्ड को में मिलना इतना आसान चीज नहीं है, ठीक है। उसके मेन जो टॉपिक्स होते हैं वहां पे एडमिशन मिलना, तो अगर वहां का प्रोफेसर ये बात बोल रहा है और वो स्टूडेंट्स के बारे में बोल रहा है जिनका एज 19, 20, 21, 22 साल हो चुका है, तो तुम जानते हो कि ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो कृपया करके मुझे टाइम दो, कृपया करके क्लास के अंदर आओ। न्यूरॉन्स जब एक बार जलना बंद हो जाता है तो उसके बाद जब तुम दोबारा आग जलाने का कोशिश करते हो तो तुरंत आग नहीं जलता है, और वैसा कोई केरोसिन मिलता नहीं है कि वो तुरंत आग जल जाए। हाँ, वो अब फिर स्लो स्लो ही स्टार्ट होगा। तो हो सकता है उसे 20 डेज लग जाए शुरू होने में, 15 डेज लग जाए, 10 डेज लग जाए, मगर अगर तुम नहीं आओगे तो वो और नहीं लेगा। हाँ, ठीक है, वो फैक्टर वो ऐसा नहीं है कि फिर उसके बाद अपने बैठे बैठे उसमें आग लग जाएगा, वो नहीं लगने वाला है। आगे चलता हूं, ठीक है। तो प्रॉब्लम मेन सब में आ रहा हूं। मेन सब मेरा ये है, इफ देयर आर 3 मैंगोज, नॉर्मली जब फल दिया रहता है ना तो वो आइडेंटिकल होता है, मैं जानबूझ के लिए इसलिए आइडेंटिकल हटा दे रहा हूं, ठीक है। 4 ऑरेंजेस and 2 apples. Fruit of same variety are identical. Huh? They are identical. In how many ways can a selection of fruits be made if number 1 there is no restriction? क्या एक बार ये सम लिख लोगे, वेक्टर होगा, सम एक बार लिख लो। मैं 45 सेकंड ही दे रहा हूं सम लिख के एक बार पढ़ने के लिए भी। इन मीन टाइम तुम लोग को जब मैं अभी टाइम दे रहा हूँ, अगर इफ यू आर हैविंग सम प्रॉब्लम जस्ट आस्क मी, कि कुछ भी अगर तुम्हें पूछने का मन है तो मुझसे पूछ सकते हो। मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा उस मोमेंटम में आने में ऑफलाइन क्लास का। सर सिलेबस और कितना बाकी रह गया है? सिलेबस तो बाकी है रे, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में क्लास 12 में कराता हूँ, तो कुछ इंस्टीट्यूट मगर कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉनिक सेक्शन क्लास 12 में जाके कराते हैं। हाँ, और तो वो, और मैं नॉर्मली कॉनिक सेक्शन, बाइनोमियल और कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 में खत्म कराना अच्छा पाता हूँ, मगर हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस साल खत्म नहीं हो पाए, तो एटलीस्ट कॉनिक सेक्शन और बाइनोमियल ये 2 तो खत्म कर ही दूंगा, क्योंकि स्कूल का भी एग्जाम तुम लोग का आ जाएगा और फिर उसके बाद तुम लोग हो सकता है कि उसमें भी ज्यादा बिजी हो जाओगे। तो फिर अगर देखता हूँ, अगर स्टूडेंट्स आते रहेंगे तो करवाऊंगा, नहीं तो रिवीजन शुरू कर दूंगा, देखता हूँ। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। चलो शुरू करते हैं।
तो if there are 3 mangoes, 4 oranges and 2 apples, तो there are 3 identical mangoes. तो एक्चुअली में तुम्हें सिलेक्शन करना है. सिलेक्शन करना है तो मैं एक काम करता हूं कि मैं एक फ्रूट बास्केट बनाता हूं. ये मेरा फ्रूट बास्केट है. हाँ, इस फ्रूट बास्केट में मैं m नंबर ऑफ मैंगोज ले रहा हूं. तो मुझे बोल सकते हो m क्या क्या हो सकता है. तब तो m नंबर ऑफ मैंगोज ले रहा हूं मैं n नंबर ऑफ ऑरेंजेस ले रहा हूं मैं फ्रूट बास्केट में, और k नंबर ऑफ एप्पल्स ले रहा हूं. तो मैंगोज m क्या क्या हो सकता है. बोलोगे तो अच्छा लगेगा, चुप हो जाते हो तो फिर अजीब लगने लगता है. ठीक है, 0 1 2 ठीक 3. है. क्या क्या हो सकता है, कुछ रीजन है पूछने का. 0 1 2 3 0 हो सकता है. अरे तुम फ्रूट बास्केट जब बनाते हो तो तुम फ्रूट बास्केट में ये काम कर सकते हो कि तुम केवल एक ही एप्पल दो और एक ऑरेंजेस दे दो. क्या प्रॉब्लम है. एन क्या क्या हो सकता है. नंबर ऑफ ऑरेंजेस 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4. 0 1 2 3 4. और के क्या हो सकता है. 1 2. 0 1 2. तो नंबर ऑफ मैंगोज कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो. 4 ways. 0 or more mangoes can be selected. Can be selected in 4 ways. 0 or more oranges can be selected in 5 ways. 5 ways, क्योंकि 0 included है. 1 2 3 4 5. और 0 or more apples can be selected in 3 ways. 3 ways. तो आंसर क्या हो जाएगा. 4 into 5 into 3. E1 E2 E3. 4 into 5 into 3. 5 into 3. मगर एक -1 होगा. क्यों. 4 into 5 into 3 एक्चुअली में क्या है. 4 into 5 into 3 जो है ये नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स है या नहीं. नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स जिसमें तुम बोल रहे हो m n और k का. मतलब अगर तुमने m का वैल्यू 2 लिया, n का वैल्यू 3 लिया और k का वैल्यू 4 लिया, तो इसका मतलब क्या है. 1 लिया तो इसका मतलब क्या है कि तुम 2 मैंगो सेलेक्ट कर रहे हो, 3 ऑरेंजेस सेलेक्ट कर रहे हो और 1 एप्पल सेलेक्ट कर रहे हो. मगर एक 0 0 0 वाला भी तो पॉसिबल है. मगर ये क्या मतलब है. दिस इज नोन एज एम्प्टी सिलेक्शन. मतलब तुम सिलेक्शन बोलते हो तो एम्प्टी सिलेक्शन कैसे पॉसिबल है. रियल लाइफ में जाओ. हाँ, एम्प्टी सिलेक्शन कैसे पॉसिबल है. तो एम्प्टी सिलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है. तो ये -1 क्यों है. अरे Empty selection. एम्प्टी सिलेक्शन 0 0 0. ठीक है, एकदम लिखने का टाइम दूंगा. मगर मैं चाहता हूं कि अब अगर ऊपर वाला फैक्ट तुम्हें पता है तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास 4 आइडेंटिकल ग्रीन बॉल्स हैं, 3 आइडेंटिकल रेड बॉल्स हैं और 5 आइडेंटिकल ब्लू बॉल्स हैं, तो बोलो सिलेक्शन ऑफ बॉल कितने तरीके से हो सकता है. 4 5 6 -1. क्या होगा. 4 आइडेंटिकल बॉल्स के लिए तुम्हारे पास जो तुम मल्टीप्लाई करोगे, तो सपोज तुमने m ग्रीन बॉल सेलेक्ट किया तो m क्या क्या हो सकता है. 0 1 2 0 1 2 3 क्योंकि 1 नहीं 2 भी 3 सेलेक्ट 4. कर सकते हो. 1 2 3 4. तो ये कितने तरीके से हो जाएगा. 5. 5. अब बाकी मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्टली बोलोगे. 3 आइडेंटिकल रेड बॉल 4 4 और 5 आइडेंटिकल ब्लू बॉल. 6. मगर एक -1 क्यों. Empty selection. एम्प्टी सिलेक्शन. इसलिए तो अगर फैक्ट याद है तो क्या है समझ में आया. मुझे इसमें काफी टाइम लगा. ठीक है, 4:47 हो रहा है. मैंने आधा घंटे से मैं तुम्हें यही चीज समझा रहा हूं, मगर अब समझ में आ गया तुम्हें तो हो गया, खेला खत्म. किसी को लिखना है तो लिख लो ये वाला सम. हाँ, तो फैक्ट्स को याद रखोगे. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ज्योमेट्री तो आता नहीं है. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ज्योमेट्री ये सब में तुम्हें फैक्ट्स याद रखना है.
जिस चैप्टर में बच्चों को ज्यादा फैक्ट्स याद रखना होता है वो चैप्टर स्टूडेंट्स को टफ लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तो इसलिए ही टफ लगता है ना, क्योंकि उसमें तुम्हें ज्यादा रिएक्शंस मेरे ख्याल में याद रखने पड़ते हैं। रोटेशनल डायनामिक्स में कुछ फैक्ट्स याद रख के देखो तो, सेट ऑफ 30 प्रॉब्लम्स, सुंदर सेट ऑफ 30 प्रॉब्लम्स, उसे याद रखो कि ऐसा ये किया जाता है। उसके बाद देखता हूं कितने बंदे मुझे बोलते हैं सर रोटेशनल मुझे प्रॉब्लम है। एटलीस्ट मैं नहीं कह रहा हूं कि वो टॉपिक को आसान करेगा, मगर एटलीस्ट टॉपिक को ऐसा नहीं बनाएगा कि वो तुम उस टॉपिक को इससे बहुत दूर चले जाओगे, वो नहीं करने वाला है। बैट्समैन जब एक अच्छे बॉल में आउट होता है, उसके बाद जब वो पेविलियन से बाहर जाता है, वो पेविलियन की ओर जाता है, विराट कोहली जो बैट को ऐसे दिखाते हुए जाता है, वो इसलिए नहीं जाता है कि वो तुम्हें दिखाना चाहता है कि आप फोटो खींचो मेरा। वो इसीलिए जाता है क्योंकि ये बॉल नेक्स्ट टाइम जब मलिंगा उसे मारेगा तो वो उसे कैसे खेल सकता है, क्योंकि वो वाला चीज वो भूल जाएगा। कल सुबह उसे वो याद नहीं होगा कि वो बॉल कितने देर कितना एंगल में स्विंग किया था या क्या चीज हुआ था, उसने कहां पे गलती किया था। चलो लिखना है तो लिख लो, और मैं टाइमिंग दे देता हूँ। Excuse me, sir. हाँ बोल। So like, if there was a question where we were given m identical mangoes and n different mangoes, आता so हूँ, then आ we, जाता हूँ। बोल, हाँ तू बोलते जा, हाँ बोलते जा। so सुन now रहा हूँ। like in that case we have to add the both different values, right? Like we'll get या one value मतलब with different उस mangoes. वाले में तुझे क्या लग रहा है क्या करोगे, या एक मैं लिख ही देता हूँ ना, उसके बाद मुझे बोल देना ना। आगे चलो। Yes, sir. चलो आगे चलता हूं। तो सपोज अभी जो वाला जो क्वेश्चन था कि मेरे पास 4 आइडेंटिकल मैंगोज हैं मगर 3 डिस्टिंक्ट एप्पल्स हैं, मुझे नंबर ऑफ सिलेक्शन चाहिए। तो सपोज m इज नंबर ऑफ मैंगोज, तो m कितने तरीके से हो सकता है, 0 1 2 3 4, और सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है, तब सब Five एक ways. एक तरीके से ही होगा, 5 ways। सपोज k इज नंबर ऑफ एप्पल्स, तो पहले ये मुझे बोलो k क्या क्या हो सकता है। तो मतलब सोचोगे कैसे, इससे पहले जो मैंने सिखाया कि पहले ये देखो कि k क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3। अब 3 डिस्टिंक्ट एप्पल्स में से तुम्हें 0 एप्पल उठाना है, ये तो एक तरीके से ही उठा सकते हो। 3 डिस्टिंक्ट एप्पल में से तुम्हें एक एप्पल उठाना है, कितने तरीके से उठा सकते हो, 3C1। 3C1। 3 डिस्टिंक्ट एप्पल में से 2 उठाना है, कितने तरीके से उठा सकते हो, 3C2. 3C3। और 0 के लिए तब क्या लिख सकते हो, अच्छा लगेगा ऐसा लिख दो। तब जो तुम्हारा आंसर होगा क्या होगा, मैंगो के लिए क्या हुआ, मैंगो के लिए 5 हुआ, मगर एप्पल क्योंकि डिस्टिंक्ट है तो क्या हुआ, 3C0 प्लस क्या, 3C1 प्लस 3C2। आया समझ में बॉर्नेल? Yes, sir. तो दिस कैन बी रिटन एज 5 इंटू इसका वैल्यू 2 टू द पावर 3। सर क्यों, बाइनोमियल में एक रिजल्ट था NC0 प्लस NC। अरे तुम लोग को मैंने बाइनोमियल बोर्ड लेवल में करवाया है नहीं, थोड़ा सा करवाया है सर। बोर्ड लेवल में करवाया ना, थोड़ा सा बस टेंजेंटली टच करवाया sir. ना, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट है, हाँ ये सब रिजल्ट्स को याद रखना, अभी तुम्हें कभी कभी जरूरत पड़ सकता है। NC0 प्लस NC1 प्लस NCN इक्वल टू 2 टू द पावर n। और मैंने गलती किया, -1 होगा, क्यों, Sir, empty. एंटी सिलेक्शन मैंने गलत लिखा, सॉरी। हाँ -1 होगा यहाँ पे, आंसर -1 होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। अब ये जब आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट मिल जाते हैं तब ऐसा करना होगा, अगर खाली सब डिस्टिंक्ट है तब वैसा करना होगा, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। आगे चलते हैं।
चलो आगे चलूं। आगे चल रहा हूं। हाँ हाँ सर। चलो there are 10 chairs in a row. In how many ways 4 chairs can be selected such that no 2 chairs are consecutive? हाँ, तो तुम्हें 4 चेयर सेलेक्ट करना है मगर चारों कॉन्जिकेटिव नहीं हो सकते क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल है कि 2 आदमी के बीच में 1 चेयर का गैप होना चाहिए। सम लिख लोगे क्या? 30 सेकंड्स देता हूं सम लिखने के लिए। तुम्हारे कोई फ्रेंड अगर मैं एक नया बैच भी शुरू कर रहा हूँ, कोई फ्रेंड अगर तुम्हारा लेना चाहता है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। वो मतलब वो एक अलग बैच होता है, उसमें क्लास 11 12 दोनों मिला के पढ़ाया जाता है, पहले 12th फिर 11th। If any want to do, they can contact me. मैं आगे चल रहा हूँ। There are 10 chairs in a row. In how many ways 4 chairs can be selected such that no 2 chairs are consecutive? तो तुम्हारे पास 10 चेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैंने इसे सेलेक्ट किया तो मैं इसे सेलेक्ट नहीं करूंगा, मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूं, मैं इसे सेलेक्ट और इसे सेलेक्ट। तुम बोलोगे सर बहुत ज्यादा मतलब होने वाला है। मैं एक काम करता हूं, इसे सेलेक्ट नहीं करता हूं जानबूझ के। हाँ, कुछ ये इसे सेलेक्ट करता हूं तो सर बहुत ज्यादा होने वाला। हाँ, अगर मैथ्स को अप्रिशिएट करते हो तो दिल खुश हो जाएगा, गारंटी देता हूं। देखो मैं कैसे लास्ट क्लास का थ्योरी लगाऊंगा इसमें। सपोज मेरा सेलेक्टेड चेयर है, मेरा सेलेक्टेड चेयर मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, 1 2 3 और 4। यहां पे कुछ नॉन सेलेक्टेड चेयर्स होंगे। यहां पे सपोज x1 नॉन सेलेक्टेड चेयर्स हैं, x1 नॉन सेलेक्टेड चेयर्स यहां पे x1 है। यहां पे कुछ नॉन सेलेक्टेड चेयर्स होंगे, x2 नॉन, जिनको मैं छोड़ रहा हूं सेलेक्टेड चेयर। जैसे अगर मैं इसको s बोल रहा हूं तो x1 का वैल्यू क्या आया बोलोगे? इस पर्टिकुलर के लिए मुझे बोलते जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बस x1 का वैल्यू क्या है? x1 1। x2 का वैल्यू क्या है? 1। ये x3 है, x3 का वैल्यू क्या है? समझ में आ रहा है क्या? मैं बार बार एक चीज नहीं लिख रहा हूं। ये x4 का वैल्यू क्या है? 2। और ये x5 का वैल्यू क्या है? 0। x5 0 हो सकता है। तो इनका सम जानते हो क्या? अरे जो बच गया 6। इनका सम कितना होगा? क्या इनका सम 6 होगा? Yes sir. क्योंकि तुम जानते हो कि आउट ऑफ 10 चेयर्स 4 आर सेलेक्टेड, तो हाउ मेनी आर नॉन सेलेक्टेड? 6. हाउ मेनी नॉन सेलेक्टेड चेयर्स? तो वो 6 होगा। तो इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x5 का वैल्यू 6 होगा। मगर कोई कंडीशन लगेगा क्या? मुझे बोलते जाओ तो मुझे अच्छा लगेगा। x1 किससे बड़ा हो सकता है, 0 से या 1 से? डाउट है तो पूछोगे भी। 0 से। x1 पहला वाला है, क्या x1 0 हो सकता है? यस सर।
क्या s ये हो सकता था? हाँ हो सकता है, तो x1 0 हो सकता है। x2 1. क्या x2 0 हो Greater सकता than है? 1. No, sir. No, sir. नहीं, क्या प्रॉब्लम है? Consecutive हो Consecutive हो जाएगा. जाएगा. तब ये कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। x3 1. No, sir. greater than 1, x4 Greater than 1. greater than 1, क्योंकि ये है। मगर क्या x5 0 हो सकता है? ऊपर ही देख लो। Yes, Yes, sir. sir. तो ऐसे वाले के लिए लास्ट क्लास में कुछ कहा था क्या? Substitution. Opposite. शिफ्टिंग ऑफ origin। Origin. तो x1 में तो कोई शिफ्टिंग नहीं है, इसलिए x1 को मैं कैपिटल x1 दे देता हूं, x2 को 1 प्लस x2 दे देता हूं, x3 को, अब मैं इसे नहीं समझा रहा हूं, ये लास्ट क्लास है। हाँ, x4 को 1 प्लस x4 दे देता हूं और x5 को कैपिटल x5। और ये अगर मैं इसमें डाल दूं तो क्या बना? कैपिटल x1 प्लस कैपिटल x2 प्लस कैपिटल x3 प्लस कैपिटल x4 प्लस कैपिटल x5 इज इक्वल टू, डायरेक्टली बोलो 1 कितने बार आ रहा है? 3. 3 times. 3 हो जाएगा ये। अब और हर xi 0 से बड़ा, तो मुझे बोलोगे नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना होगा? फॉर्मूला याद है? यहीं पे वो टॉप अप वाला सीट जो है मुझे अच्छा लगा, -5 माइनस। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो टॉप अप सीट जो है वो तुम जो सीरियस स्टूडेंट है उनके लिए वो ज्यादा बेटर हो जाएगा कि हाँ ठीक है। डाउट इंस्टीट्यूट में भी क्लियर करूंगा और एक डाउट क्लास रखूंगा। हाँ, ऑनलाइन जब मेरे क्लासेस, जब ऑनलाइन क्लासेस कम हो जाएंगे तो मैं ऑनलाइन क्लास थोड़ा, तब डाउट का क्लास थोड़ा ज्यादा ले पाऊंगा मैं तुम लोगों का। लिखना है तो लिख लो, ठीक है? किसी को लिखना है तो लिख लो, कहीं डाउट है तो बोलो। मैं इसका और एक मेथड तुम लोग को भी दूंगा। हाँ, आगे चलूं? आगे चलूं? बोल देना, ठीक है? रुक जा, मैं ठीक Yes, है, sir. मैं और एक टाइम दे देता हूं, तो कोई लिख रहा है तो इसके आंसर क्या है? 5 6 7 8 8 -1 7 C4। आगे चलूं? Yes. Yes. Yes, sir. चलो, इसी को तुम और एक मेथड है जिसे हम लोग बार क्रॉस मेथड कहते हैं। कोई किताब, कई किताब इसे बार डॉट मेथड
क्रॉस तो यूज नहीं करता, बार डॉट मेथड कहते हैं, ठीक है। बार मतलब जिस चीज का सिलेक्शन हो रहा है, और डॉट मतलब नॉन सेलेक्टेड। तो यहाँ पे तुम्हारे पास टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से कितना बार होना चाहिए ऊपर वाले सम में? 4. There are 4 bars and 6 dots. 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। मेरा कहना है, क्या ये पॉसिबल है? जरा देखो तो, इसका मतलब क्या है? नहीं पॉसिबल नहीं, पहले मुझे इसका मतलब बोलो क्या है। इसका मतलब क्या हुआ? ये चेयर नंबर 1 है, ये चेयर नंबर 2, ये चेयर नंबर 3, ये चेयर नंबर 4, ये चेयर नंबर 5, ये चेयर 6, ये 7, ये 8, ये चेयर नंबर 9, ये चेयर नंबर 10। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुमने कौन कौन से चेयर को सेलेक्ट किया? 3 5 तो 3 5 ठीक है, तो 8 तुमने 10 सेलेक्ट किया C1 और C2, 10. तो तुमने इसको सेलेक्ट किया। तुम जैसा भी दो, तुम ऐसा भी दे सकते हो, इससे प्रॉब्लम नहीं है। तब C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 और C10, तो इसको सेलेक्ट किया। क्या तुम ऐसा दे सकते हो? हाँ या ना? नो सर, No, sir. No, sir. क्या प्रॉब्लम है? consecutive. The 2 or 3 consecutive. कॉन्जिक्यूटिव हो गया, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसका मतलब तुम अब इसे, वो जो हम 4 लड़कियां और 5 लड़के को बिठाते थे, उसके टर्म में कुछ बोल पाओगे क्या? ये क्यों चला? क्योंकि तुम देख रहे हो यहाँ पे नो टू बार आर कंसेक्यूटिव। तो क्या मैं अब तब इसको बोल सकता हूं? तो नंबर ऑफ वेज वही होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ प्लेसिंग 4 bars such that no 2 bars are consecutive। मैंने तो बोला ही था, थोड़ा क्लास थोड़ा सा टिपिकल होगा ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्लास आसान होगा, पर इंटरेक्ट करोगे तो बेटर है। ये चाहिए ना, ये देख के दिमाग में कोई एक मेथड आता है, कोई फैक्ट, कोई मेथड। नो 2 आर कॉन्जिक्यूटिव, Gap creating. स्पेस क्रिएटिंग मेथड या गैप क्रिएटिंग मेथड। स्पेस क्रिएटिंग मेथड यही चाहिए ना। तो स्पेस क्रिएटिंग मेथड का मतलब पहले किसको बिठाओगे? बोलो अब। Bar. तुम्हें स्पेस किसके लिए Dots को चाहिए? पहले बार के लिए। तुम्हें स्पेस किसके लिए चाहिए? आई नीड स्पेस फॉर bar, बार। तो पहले किसको बिठाओगे? डॉट्स को बिठाओगे। तो 6 डॉट को बिठा दो। तो 6 डॉट तो आइडेंटिकल डॉट्स है, कितने तरीके से बिठा सकते हो? One way. 1, 6 आइडेंटिकल डॉट्स को पहले प्लेस करो, कितने तरीके से? 1 वे। अब बोलो बार के लिए कितना जगह आ गया? 7, ये सर्कल जहां जाए वहां बार प्लेस कर सकते हो या नहीं? Yes, sir. तो तुम्हारे पास फॉर बार्स वी हैव हाउ मच? 7 places. 6 है तो 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट देने से फिर कंफ्यूज हो जाओगे। डॉट के लिए हाँ, फॉर बार्स वी हैव 7 प्लेसेस। अब 7 प्लेसेस में तुम्हें कितना बार डालना है? 4. 4 बार्स भी आइडेंटिकल हैं, तो 7 में से 4 आइडेंटिकल बार्स डालना है। तो तुम पहले सेलेक्ट करो, सेलेक्ट 4 प्लेसेस, कितने तरीके से? 7C4. 7C4 तरीके से। अब वो जो 4 तुमने सेलेक्ट किया, सपोज मैंने ये वाला सेलेक्ट किया कि यहां डालूंगा, इसमें मैं 4 बार कितने तरीके से डाल सकता हूँ? 4 फैक्टोरियल तरीके One से way. या केवल एक तरीके से? One way. One way. हाँ, सब आइडेंटिकल है, सब आइडेंटिकल है, तो कितने तरीके से डाल सकते हो? एक तरीके से ही डाल One सकते way. हो। तो 4 आइडेंटिकल बार्स कैन बी प्लेस इन can be placed in one way। तो आंसर क्या क्या आ गया? नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लेस 1 वे हो गया, 7C4 हो गया, 1 हो गया। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1 1 into to 7C4 into 7C4 1. into 1, तो अल्टीमेटली 7C4। तो ऊपर भी यही है, 7C4। खेला खत्म। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो। इसमें एक कॉमन कंफ्यूजन होता है,
देखो कहाँ गलती करते हो। सर आपने देखिए जब किया तो आपके पास 10 चेयर है और आपने कितना चेयर लिया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये तुम गलत बोल रहे हो। तुमने ये तुम्हारे पास फेवरेबल स्पेसेस है, सेलेक्ट तुम जब करोगे उसके बाद ही काउंट करोगे ना। अब काउंट करो 10 हुआ है नहीं, 1 2 3 Yes, sir. 4 5 6 7 8 9 10। और कौन कौन से चेयर को सेलेक्ट किया, चेयर नंबर बोलो। 2 4 6 8. 2 4 6 8। तो इसमें कभी भी दो चेयर कॉन्जिक्यूटिव हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सर्कल में जब तुम बार को प्लेस कर रहे हो तो डॉट रहेगा ही। तो लिखना है तो लिख लो। तो दिस मेथड इज नोन एज बार डॉट मेथड। मेरे ख्याल में इतना कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, केवल बार डॉट मेथड करके नीचे वाला लिख लो। तो तुम्हारे ऊपर है क्या लिखना है, तब भी मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ा सा टिपिकल है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आसान है। So number of ways of placing 4 bars के बाद क्या लिखा है? Number of ways of 4 bars says that no 2 bars are consecutive. Space creating method. आगे चलूं, नीचे जाऊं। आगे चलूं, Yes, sir. चलो आगे चल रहा हूं। हाँ, अच्छा इसी में अगर अब मैं ये बोलता हूं, in how many ways 4 boys can be seated in 10 chairs such that no 2 boys are sitting consecutive. तो क्या ये ऐसा नहीं है? सबसे पहले तुम क्या करोगे, you will select 4 chairs with required condition, जो तुमने इससे पहले किया, जो तुमने देखा आंसर तुम्हारे पास क्या आ रहा था, C4।
7C4। जब तुमने ये 4 चेयर को सेलेक्ट कर दिया तो रिमेनिंग ऑफ 4 बॉयज को कितने तरीके से बिठा सकते हो, बोलो ना रे। 4 factorial. कोई कह नहीं रहा है कुछ? 4 factorial. होगा या नहीं? सेलेक्ट 4 चेयर्स विद रिक्वायर्ड कंडीशन। तुमने 4 चेयर सेलेक्ट किया, अब उसके बाद अरेंज 4 बॉयज इन दैट चेयर। ये कितने तरीके से कर सकते हो? इन दैट चेयर, इन दैट सेलेक्टेड 4 चेयर, factorial. उन सेलेक्टेड चेयर्स में उन लोग को बिठा दो, तो वो कितने तरीके से? मल्टीप्लाइड बाय 4। तो ये सोचना होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से दो चीजें देखो, जब चेयर का सिलेक्शन था तब हम लोग केवल 7C4 निकालते थे, जो हमने ऊपर निकाला। मगर अब जब बंदे को भी बिठाना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। तो तुमने उसे, मैंने सबको 2 जगह ब्रेक कर दिया। हाँ, तो सोचना है, ये सब चीजें लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। आगे चलूं? Yes, sir. चलो, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे, थोड़ा सा, ठीक है। अब कोई ऐसा सम होता है जिसमें हम लोग वेन डायग्राम का भी यूज कर लेते हैं। तो बोलोगे सर वेन डायग्राम का यूज, बताता हूं। सपोज ए तुम्हारे पास एक सेट है, A1 A2 से लेके A6 तक। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कंस्ट्रक्ट 2 सबसेट्स ऑफ, कंस्ट्रक्ट 2 सबसेट, नाम भी दे देता हूं, B and C of A such that number of elements in B intersection C is equal to 2. Solution. सब लिखने का टाइम लूंगा, देख लो। हाँ, क्योंकि फिर से एक नया तरीका है, मैं फिर से कह रहा हूं, एक नया तरीका है। मेरे पास ये A है और इसमें 2 इसके सबसेट्स हैं, B और C। यहां पे मेरे डिसजॉइंट रीजन क्या क्या है, इसमें मेरे डिसजॉइंट रीजंस क्या क्या है, तो मैं ये बता रहा हूं। एक रीजन 1 है जो B और C से बाहर वाला रीजन है, ये रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन, ये रीजन। एक रीजन ये है जो एक्सक्लूसिव B है, रीजन नंबर 2। एक रीजन है रेड वाला, रीजन नंबर 3। और एक रीजन है येलो वाला, रीजन नंबर 4, जो दिख नहीं रहा है। तो क्या ले लूं, ये ले लेता हूं, रीजन नंबर 4। तो मुझे ये बोलो, B इंटरसेक्शन C में अगर 2 है, एकदम ध्यान से, हाँ देखो, ये सब PNC में सिखाने के लिए तुम्हें मेरे साथ सोचना होगा, ठीक है। मैं कर देता हूं, बैठ के देखोगे तो नहीं होगा। ये B इंटरसेक्शन 2 जो है, इसका मतलब है कि तुम्हें किसके बारे में जानते हो, तुम कौन से रीजन के बारे में जानते हो कि कितना एलिमेंट्स होना चाहिए? 3. तुम ये जानते हो कि ये जो 3 वाला रीजन है, ये जो 3 वाला रीजन है, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 एलिमेंट्स होंगे। तो देखो मैं कैसे सोच रहा हूं, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, ठीक है। तो कभी कभी तुम एक छोटा केस लेके सोचो, ठीक है। तो मैं एक लाइफ को थोड़ा आसान करने के लिए मैं ये मानता हूं कि A5 और A6 बिलोंग्स टू रीजन 3, ठीक है। तो A5 और A6 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? उसे रीजन 3 में ही जाना, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। अब A1 A2 A3 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है, बोलोगे? A3 A4, ये कहां जा सकते हैं? So 1, 2 या 4. ये आइदर रीजन 1 में जा सकते हैं, नहीं तो रीजन 2 में जा सकते हैं, नहीं तो रीजन 3 में जा सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अगर मैं लगाऊं, A1 region A2 4 में होगा ना? A3 A4, थैंक्स, ये रीजन 4 है, थैंक्स।
रीजन 4। अगर मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगाऊं तो A1 को जाने के लिए कितना रीजन है? A1 के लिए A1 को जाने के लिए कितना रीजन है? 3 रीजन है। A2 को जाने के लिए कितना रीजन है? 3। A3 के जाने के लिए कितना रीजन है? 3 A4 के जाने के लिए कितना रीजन है? 3 A5 के लिए कितना रीजन है? 1 A6 के लिए कितना रीजन है? 1 मैंने जो A5 A6 सेलेक्ट किया, क्या ये क्वेश्चन में दिया हुआ था? No sir. तो ये मैं कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता? 6 या 6C2? 6 मुझे ये सेलेक्ट करना होगा ना। ये जो मैंने सेलेक्ट किया, ये मैं कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं? 2 elements which go to B intersection C can be selected in 6C2 ways. So जो आंसर होगा वो तब ये होगा 6C2 multiplied by 3 to the power 4 multiplied by 1 square। आया समझ में? क्यों? यस सर। क्या बोलते हो? अगर समझ में आया तो लिखने के लिए नहीं दूंगा टाइम, बोलने के लिए टाइम दूंगा। कि फिर ए मेरे पास सेम है प्रॉब्लम, सेकंड सम A1 A2 A3 A4 A5 और A6। मुझे B और C सबसेट ऑफ A बनाना है such that number of elements in B intersection C 2 हो। एग्जैक्टली सेम कह रहा हूं, मगर B यूनियन C पूरा का पूरा A हो जाए, तब क्या होगा? 6C2 into 2 to the power 4। क्यों 2 to the power 4 क्यों होगा? सर रीजन 1 हटा दिया जाएगा रीजन तो नंबर 1, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 4। क्या 1 में अब कोई एलिमेंट आ सकता है? हाँ या ना? नो सर। No sir. 1 में आने से क्या प्रॉब्लम? अगर मैं 1 में A6 A4 दे देता हूं तो प्रॉब्लम क्या है? N of P तो अगर वही ये है। प्रॉब्लम है, अगर मैंने यहाँ पे A1 A2 दे दिया, यहाँ पे A3 दे दिया, यहाँ पे A5 दे दिया और यहाँ पे A6 दे दिया, तब B यूनियन C इज नॉट इक्वल टू A। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आप अब लिखोगे कैसे? हाँ, तो लिखोगे कैसे? मेरा कहना है कि सबसे पहले तब ये करोगे कि select 2 objects which goes to रीजन 3। कितने तरीके से? 6C2। 6C2। और इनका केवल एक ही वे है कि सब रीजन 3 में जाएंगे, which goes to रीजन 3। नाउ रिमेनिंग 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए कितने चांसेस हो जाएंगे? नाउ रिमेनिंग 4 ऑब्जेक्ट्स कैन गो टू Two or four. आइदर Region 2 2 or 4. रीजन 2 और रीजन 4। तो ये कितने तरीके से हो सकता है? 4 ऑब्जेक्ट है तो 2 into 2 into 2 into 2। तो जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 6C2 into 2 to the power 4 into 1 square। खेला खत्म। आया समझ में? फील हो रहा होगा रे कि कुछ सीखे हो। मुझे पढ़ा के अच्छा लगता है ये सब चीजें। ये सब चीजें मुझे पढ़ा के अच्छा लगता है। अगर तुम्हें पढ़ के अच्छा लगता है तो मतलब रियली में मतलब कितना ब्यूटीफुल तरीके से चीजें आ रहा है। सोचो ना, मतलब वही सोचना है कि हाँ डिजाइन सेट में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और ये रटना नहीं है, इसे रटना नहीं कहते हैं रे, इसे रटना नहीं कहते हैं। ठीक है, वो जो आजकल हाहाकार आने लगा, वो होने लगा कि कोचिंग सेंटर का मिनांस कम करना है, कोचिंग सेंटर का मिनांस कम करना है। तो एक ही चीज है कि स्कूल में एक चीज कर दीजिए, कोचिंग सेंटर का जरूरत नहीं पड़ेगा। एडमिशन आप लोग स्टूडेंट पर स्टूडेंट जो आप फीस लेते हैं उसका 70% फीस टीचर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो सब अच्छे टीचर स्कूल में ही चले जाएंगे। स्कूल से अच्छा लाइफ क्या है रे? सुबह 6 बजे बाद 2 बजे स्कूल खत्म हो जाता है। तो अगर स्कूल ये काम करने लगे कि 70% अपने टीचर्स को देने लगे और 30% से वो स्कूल चलाने लगे, तो सब अच्छे टीचर्स स्कूल में चले जाएंगे। लिखना है तो लिख लो। तो एक सिंपल सा फैक्ट है, ये करके दिखा दीजिए, देखिए कैसे कोई स्कूल नहीं सुधरता है। चलो, तो हाँ, तो ये बात कहां से आता है भाई? तो तुम हमारे पास इसलिए नहीं आते हो क्योंकि हम तुम्हें रटाते हैं, ये बात गलत है। तुम हमारे पास इसलिए आते हो क्योंकि कोर्स स्ट्रक्चर काफी बड़ा है
और सब देखना जेई के कोचिंग के बारे में ही बोलते हैं, सिविल सर्विसेज का जो कोचिंग सेंटर चलता है उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। वो तो ज्यादा बुरा है ना रे, क्योंकि सिविल सर्विसेज में बंदा जब कोचिंग सेंटर से पढ़ के जाता है, चाणक्य से पढ़ के जब वो कोचिंग सेंटर जा रहा है, वो जब सिविल सर्वेंट बनता है, तो वहां पे भी तो वही बात हो रहा है ना। फिर वो तो ज्यादा बुरा है, क्योंकि वो बंदा तो पॉलिसी बनाता है। अरे तुम इंजीनियर बन के तो इंडिया से बाहर ही चले जाओगे मैक्सिमम, ठीक है, या इंडिया में ही रहो, जो भी रहो, आत्मनिर्भर भारत, मगर एटलीस्ट पॉलिसी तो नहीं बना रहे हो। मगर सिविल सर्विस वाले तो, मगर उनके ऊपर नहीं, उनका प्रॉब्लम उन्हें उन्हीं के साथ है, ठीक है। और प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम अलग है। प्रॉब्लम यह है कि उनका बेटा जो मेहनत नहीं कर रहा है, वो प्रॉब्लम है। लिखना है तो लिख लो, उसमें हम क्या करें यार। आपका बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, उसके कारण आप हाहाकार कर रहे हैं। हाँ, लिखना है तो लिख लो। आगे चलो। सर ओके। लिख लो, नीचे वाला भी लिख लो। और ये इस टाइप से बोला जाता है कि एक मेंटल ब्लॉक, मतलब प्रॉब्लम क्या है जानते हो, कि मतलब एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट किया जा रहा है। चलो, Yes, sir. तो कुछ एक देख रहे, एक चीज देख रहा। आगे चलते हैं। तो ये रहा वैन डायग्राम। चेस बोर्ड प्रॉब्लम। मैं एक 4x4 चेस बोर्ड ले रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए तब आसान हो जाता है। चलो, ठीक है। देखो, मैं आइडेंटिक्लाइज सिखा रहा हूं अभी। हाँ, मैं तुम लोग को सिखा रहा हूं कि क्या सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो। सपोज एक मंदिर में या मेरे घर में पूजा हो रहा है, और मैं मान के चल रहा हूं कि हर बंदा 2 चप्पल पहन के आया है। तो मेरे रूम के अंदर काफी लोग बैठे हुए हैं और मुझे नहीं पता है कि कितने लोग बैठे हैं। मैं किसी को बोलूं कि अरे जाके लड्डू खरीद के लेके आओ, तो सबको एक एक लड्डू खिलाना है।
तो जितने लोग बैठे हैं उन्हें काउंट करना तो खराब लगेगा मुझे, क्योंकि उन्हें तो पता चल जाएगा तब मैं काउंट कर रहा हूँ। वो नहीं करके मैं ये कर सकता हूँ क्या कि मैं गेट के बाहर का सैंडल काउंट कर लूं, और अगर मैंने सैंडल काउंट किया और मेरे पास, अगर मैं मानता हूं कि मेरा सैंडल बाहर नहीं रखा हुआ है, तो अगर टोटल 100 सैंडल्स होंगे तो कितने बंदे अंदर बैठे हुए हैं? मैं जानता हूं तुम लोग मुझे बोल दोगे, तुम 50. बोलोगे सर ये क्लास 2 का 50. प्रॉब्लम है। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, ये क्लास 2 का प्रॉब्लम है, सेकंड क्लास का प्रॉब्लम है ये डिवीजन का, कि बाहर अगर 100, मगर तुमने क्या किया, तुमने कोई एक अलग चीज काउंट किया। मैं इसे कहता हूं कि वी आइडेंटिकलाइज द काउंटिंग। आइडेंटिकलाइज, स्पेलिंग में मत जाओ, जो भी है, आइडेंटिकलाइज द काउंटिंग। हाँ ठीक है, आइडेंटिकलाइज द काउंटिंग। आइडेंटिटी एन तो नहीं लगेगा, वो मुझे भी पता है। ठीक है, मतलब मैंने कुछ एक अलग चीज काउंट कर लिया। ठीक है, तो मतलब अलग चीज को काउंट करके काउंटिंग करना। तो अब मैं देखो कैसे करूंगा। मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स चाहिए। अब नंबर ऑफ स्क्वायर्स मतलब तुम बोलोगे सर क्या है सर, ये तो 1 2 3, ये भी तो नहीं, वो 1 क्रॉस 1 स्क्वायर हो सकता है, 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है। तो ध्यान से देखो, 1 क्रॉस 1 स्क्वायर्स कितने होंगे? 1. नहीं, 1 क्रॉस 1 स्क्वायर नहीं, 1 का मतलब ये यूनिट है 1, सॉरी, हाँ मैंने बताया नहीं ना, ये 1 यूनिट है। 1 क्रॉस 1 स्क्वायर कितने होंगे? अब तो बोल पाओगे ना? 16. 16। 2 क्रॉस 2 स्क्वायर्स कितने होंगे? अब देखो 4. 4. 2 क्रॉस 2 स्क्वायर्स को देखो मैं कैसे काउंट करूंगा। मैं ये नहीं काउंट करके इसका मिडिल पॉइंट काउंट कर रहा हूं। ठीक है, ये अगर मिडिल पॉइंट है तो मुझे ये स्क्वायर दे रहा है। अगर मैं इसको मिडिल पॉइंट दूं तो मुझे ये स्क्वायर दे रहा है नहीं? Yes, sir. ध्यान से देखो, मैं मिडिल पॉइंट्स, मैं ना इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल कैलकुलेट कर रहा हूं कि जितना स्क्वायर होगा इतना इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल होगा। इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल यहां पे कितने मिल रहे हैं? जब तुम ये ले रहे हो तो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ये था, जब तुम ये ले रहे हो तो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ये था। तो मुझे बोलो यहाँ पे कोई डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा क्या? मुझे इंपॉर्टेंट No, है sir. एटलीस्ट एक कुछ बंदा मुझे बोले, हाँ, वरना मुझे क्योंकि यहाँ पे मैं जस्ट नहीं समझा पाऊंगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि क्या मैं इसे मैं एक्सटीरियर पॉइंट कहता हूं। तो जितना इंटीरियर पॉइंट है क्या उतना ही नंबर ऑफ 2 क्रॉस 2 स्क्वायर्स नहीं होंगे? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि हर एक इंटरनल पॉइंट तुम्हें एक स्क्वायर दे रहा है, मगर स्क्वायर रिपीट नहीं हो रहा है। तो 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया तब? 9. 9। क्यों? बिकॉज इट्स, जैसे ये वाला मैं कह रहा हूं ये है, तो इसके लिए ये इट्स इंटीरियर वर्टेक्स will give 1 2 क्रॉस 2 स्क्वायर्स। हाँ, आगे चलो। 3 क्रॉस 3 स्क्वायर्स कितने होंगे? 4. अब 3 क्रॉस 3 स्क्वायर्स कहां से देखूं? देखो 3 क्रॉस 3 स्क्वायर ये है। मैं ये नहीं काउंट करके मैं मिडिल स्क्वायर काउंट कर रहा हूं, ये वाला, ये इसके करस्पॉन्डिंग देगा। इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? ये वाला होगा या नहीं? Yes, sir. इसके करस्पॉन्डिंग क्या ये किसी भी स्क्वायर का मिडिल होगा? No, sir. No, sir. तो 3 क्रॉस 3 स्क्वायर जो होगा, दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ इंटीरियर स्क्वायर्स। नंबर ऑफ इंटीरियर स्क्वायर्स कितने हैं? 4. 1 2 3 और 4, तो ये 4। और 4 क्रॉस 4 स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे बोलो? 1. 1। तो तुम बोलोगे सर
ऐसे ही सर एक सीरीज बन रहा है, पता ही चल रहा है मुझे। क्या आंसर जो होगा वो 16 + 9 + 4 + 1, मतलब 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। तो मुझे बोलो चेस, ओरिजिनल चेस बोर्ड में आंसर क्या होगा तब? 250. नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन 8 × 8, सेम तरीके से करने से। अब मैं कह रहा हूं फैक्ट को यूज करो ना। नंबर 8 × 8, नंबर ऑफ स्क्वायर 8 × 8 चेस बोर्ड, तो बोलोगे कितना होगा? बोलो ना यार, नहीं बोल पाओगे। 1 square plus 2 मुझे तो square लगता है plus बोल 1 3 पाओगे। square square plus 2 4 स्क्वायर square + plus 3 5 स्क्वायर square + plus 4 6 स्क्वायर square + 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर 6 + square plus 7 square 7 plus स्क्वायर 8 + 8 square. स्क्वायर। खेला खत्म। तुम भी बोलोगे सर दिल खुश हो गया, लिखना है तो लिख लो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। सुनने में आ रहा है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है, लिखना है तो लिख लो। चलो ठीक है, लिख लिया। तो चीज को समझ में आया? मैं फिर से कह रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास मैं कॉनिक सेक्शन शुरू करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खत्म हो गया, इसमें जैसे कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स बाकी हैं, ठीक है, उसे मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा। मैं मगर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि तुम लोग के साथ एक नया टॉपिक शुरू करना चाहता हूँ, और आसान टॉपिक में भी कॉनिक सेक्शन ही बाकी है, बाकी सब टॉपिक इससे ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसलिए कॉनिक सेक्शन में शुरू करूंगा। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। जैसे मैं टेंजेंट को एक साथ पढ़ा देता हूँ, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला का नॉर्मल को एक साथ पढ़ा देता हूँ, ताकि तुम पास्ट ईयर क्वेश्चंस को कर पाओ, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में आके इंडिविजुअल प्रॉपर्टी करवाता हूँ उसका। तो नेक्स्ट क्लास में कॉनिक सेक्शन शुरू करूंगा। ये मेरे स्कूल में क्लासरूम में होगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि तुम लोगों में से जिन लोगों ने क्लास 12th का अभी एडमिशन नहीं लिया है, वो भी क्लास करने आ सकते हैं। 12th का एडमिशन मार्च के लिए चल रहा है, ठीक है, इस क्लास के लिए नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो नहीं लिया है तो मैं अभी क्लास में आऊंगा तो तुम्हें पकड़ लूंगा कि तुमने क्यों एडमिशन लिया। हाँ, बस मैं 4-5 बार क्लास में बोलते रहूंगा, आज भी बोल रहा हूँ कि मैं 6:30 बजे के बाद फिर से इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हूँ, सॉरी 7 बजे से। दोज हु वांट टू टेक द एडमिशन दे कैन टेक द एडमिशन, ठीक है। दोज हु डू नॉट वांट टू टेक द एडमिशन, कोई पंगा नहीं है। फीस तुम लोगों के मार्च के महीने तक तुम लोगों ने मुझे दिया हुआ है, मार्च के महीने तक तुम लोग आराम से क्लास कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए उस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो अभी मैं फीस कलेक्ट कर रहा हूँ, ये क्लास 12th के लिए कर रहा हूँ, ना कि क्लास 11th के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी बच्ची का एग्जामिनेशन शुरू होने वाला है, तो इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ चीजों को, ठीक है, क्योंकि हल्ला होने से फिर उसे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ। मैं कल एक बार डाउट क्लास लूंगा, कल इवनिंग को, ठीक है। तो कल तुम लोग को अगर आना है तो कल डाउट क्लास में आ सकते हो, कल रात के 10 बजे। परसों एक टेस्ट लूंगा, और किसी को कुछ पूछना है तो क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो, हाँ, फोन करके पूछ सकते हो। मैं निकल रहा हूँ अभी, हाँ। तो आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ तुम लोगों को। Thank you, sir. हाँ चलो, Bye, sir. ठीक है, बाय। Bye, sir.